वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 8 लेक्चर नंबर 4। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियर फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि डेमोक्रिटस या जे थॉम्सन मॉडल, जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। ओके, जे थॉम्सन ने ये कहा था कि जो एटम है बेसिकली वो एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, और मतलब मेजॉरिटी उस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और इसके साथ यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है ऐसे, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस पे हमने स्प्रिंकल किए हुए हैं। इस मॉडल को उसने नाम दिया था प्लम पुडिंग मॉडल। यस, इसको उसने नाम दिया था प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये सबसे पहला स्ट्रक्चर था एटम का जो कि प्रेजेंट किया गया कि एटम किस तरह से दिखता है, कि जिस तरह एक प्लम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेड किए होते हैं, इस तरह से एटम जो है वो नज़र आता है। ओके, तो इसके बाद हमारे पास रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम कहते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया, उसने एक पोलोनियम सोर्स लिया। पोलोनियम हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और ये इस तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है कि जस्ट अ मिनट, ये हमारे पास एक पोलोनियम सोर्स है जिसको हमने लेड ब्लॉक में रखा हुआ है। ओके, तो ये हमारा एक पोलोनियम सोर्स है। ओके, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक गोल्ड फॉयल। ठीक है, ये एक गोल्ड फॉयल हमने ली। ओके ओके, सो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि अल्फ़ा सोर्स है, और ये जो हमने एक बॉक्स सा बनाया हुआ है इसे हम लेड बॉक्स कहते हैं। ठीक है, ये रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है, मतलब बाहर निकल ही नहीं देता। ओके, और इसकी साइड्स पे हमने क्या किया हुआ है, ऐसे डिटेक्टर्स लगाए हुए हैं ऐसे। ओके, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या करेंगे, अल्फ़ा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करेंगे ऐसे। ओके, सो नाउ होगा क्या कि यहाँ से जो हमारे पास अल्फ़ा सोर्स है, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो हम क्या करेंगे, जो है वो बम्बार्ड करवाएंगे। जस्ट अ मिनट, यस, ऐसे इस गोल्ड फॉयल के ऊपर। ठीक है, साथ में ये भी बता देता हूँ कि ये बेसिकली हमारे पास जो हैं वो क्या है, डिटेक्टर्स हैं, एरे ऑफ डिटेक्टर्स, और ये हमारे पास है गोल्ड फॉयल। ओके, तो हमने क्या किया कि हमने जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, बेसिकली जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो हमने क्या किए हैं, वो हमने इस गोल्ड फॉयल के ऊपर बम्बार्ड किए हैं। ओके, सो होगा क्या, तो अब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था बेसिकली, उसने ये एक्सपेरिमेंट लगा के छोड़ दिया। अब उसका एक असिस्टेंट था जिसका नाम था हैंस गीगर। तो एक दिन क्या हुआ कि हैंस गीगर ने फौरी तौर पर रदरफोर्ड को जो है वो इन्फॉर्म किया कि उसने ये ऑब्ज़र्व किया है कि होना तो ये चाहिए था कि ये सारे के सारे जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं इनको स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन इसने ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वो डिफरेंट एंगल्स पे क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कुछ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट गुजर रहे हैं ऐसे। डिफरेंट एंगल्स के ऊपर क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो जब रदरफोर्ड ने ये बात सुनी तो रदरफोर्ड ने एक तारीखी जुमला कहा। रदरफोर्ड ने कहा कि अल्फ़ा पार्टिकल जो कि एक हैवी पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है हीलियम न्यूक्लियस जो होता है वो एक हैवी पार्टिकल होता है, तो उसने कहा
कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स का न्यूक्लियस के साथ टकरा के डिफ्लेक्ट हो जाना बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक टिश्यू पेपर लें और उस पर 15 इंच का शेल फायर करें, मतलब 15 इंच की बुलेट, शेल अपनी ज़ुबान में या आर्टिलरी की ज़ुबान में उसको शेल कहा जाता है बुलेट को। वो कहता है कि इतनी बड़ी बुलेट हम फेंकें और वो बुलेट टकरा के जो है वो क्या हो, वापस आ जाए या से टकरा के किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, यानी उसने एनालॉजी देकर समझाया कि ये इतना इम्पॉसिबल है कि जितना आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ से उसने कंक्लूड किया कि जो हमारे पास गोल्ड फॉइल के एटम्स थे उनका जो सेंट्रल रीजन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है +2e, तो उसने कहा कि +2e चार्ज के अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करने के लिए सामने भी हमारे पास एक हैवी पॉजिटिव चार्ज होना ज़रूरी है। तो रदरफोर्ड ने हमें यह बताया, जिसे हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं। जी, आप ये भी याद रखिएगा कि इसी एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो उसका जो सेंट्रल रीजन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। इसी तरह इसने बताया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के आसपास क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये हमारा रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, इसके बाद है हमारे पास रेडियो एक्टिविटी। यस, व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी? आपको पता है कि नेचर में कुछ हमारे पास ऐसे जो है वो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि रेडिएशंस इमिट करते हैं। रेडियो एक्टिविटी, यस। तो हेनरी बैक्वेरल जो था वो अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, और उसका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें फोटोग्राफिक फिल्म की ज़रूरत थी, वॉट एवर सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ही वॉज परफॉर्मिंग। ओके, तो उसने क्या किया, उसके सामने टेबल लगा हुआ था और साइड पे उसके ड्रॉर था। तो उस ड्रॉर के अंदर उसने जो था वो अपने फोटोग्राफिक फिल्म जो थी वो रखी हुई थी, और जब एक्सपेरिमेंट करा था, जब उसको फोटोग्राफिक फिल्म की ज़रूरत पड़ी, जब उसने निकाला तो उसने देखा कि जो डैमेज हो चुकी है। मतलब आपको पता है कि फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है वो बहुत लाइट सेंसिटिव होती है, अगर उसको लाइट या किसी भी किस्म की रेडिएशन मिले तो वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने फिर लाके दूसरी रखी। जब दूसरी रखी तो फिर वो जब इस्तेमाल के लिए निकाली तो उसने देखा ये भी ख़राब हो गई है। वो ये सोच के हैरान हुआ कि मैं एक बिल्कुल सही फोटोग्राफिक फिल्म लेके आता हूँ और जब उसको ड्रॉर में रखता हूँ, जब बाहर निकालता हूँ तो वो ख़राब हो जाती है। उसने ड्रॉर निकाला और ड्रॉर ला के उसको उल्टा करके टेबल के ऊपर सारी चीज़ों को बखेर दिया। ओके, जब उसने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो उसने देखा कि उसके अंदर एक यूरेनियम क्रिस्टल्स यानी यूरेनियम सॉल्ट क्रिस्टल्स मौजूद थे। तो उसने देखा कि उसको इस बात का फिर इल्म हुआ बाद में कि ये जो यूरेनियम क्रिस्टल्स है ये बेसिकली फोटोग्राफिक फिल्म को डैमेज कर रहे हैं, और वो कैसे करें, रेडिएशंस के थ्रू। तो यहाँ से उसने सबसे पहले जो था वो रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट दिया। मतलब कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि रेडिएशंस को एमिट करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमिशन यानी खुद ब खुद इसका एमिशन होता है। ओके, नाउ ये रेडियो एक्टिविटी किस तरह की होती है, मतलब कौन कौन सी रेडिएशंस निकलती हैं इसमें सबसे पहले निकलती हैं अल्फा पार्टिकल्स, या जिन्हें हम अल्फा रेज कहते हैं। इसी तरह हमारे पास बीटा रेज होती हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास गैमा रेज होती हैं। ओके, तो ये जो अल्फा रेज हैं हमारे पास, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। यस, अल्फा पार्टिकल्स, यस, अल्फा पार्टिकल्स। ओके, और जो बीटा रेज होती हैं हमारे पास बेसिकली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, गैमा रेज जो होते हैं ये हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी के दौरान ये तीन रेज जो है वो किसी भी एलिमेंट में से एमिट होती हैं। ओके, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। हमने बात करनी है रेडियो एक्टिव रिएक्शंस की, ठीक है, या ट्रांसमुटेशन रिएक्शंस की। उसमें जो हमारे पास सबसे पहला रिएक्शन है उसे हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। यस, फ्यूजन
रिएक्शन। ओके, इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा रिएक्शन है उसे हम कहते हैं फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन। ओके, तो फिशन रिएक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। फिशन रिएक्शन हमें क्या बताता है कि जब कोई हैवी एलिमेंट स्प्लिट होता है इनटू फ्रैगमेंट्स कह लें आप, ये छोटे जो पार्ट्स होते हैं इसके, ये छोटे एलिमेंट्स में स्प्लिट होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फिशन रिएक्शन। ओके, सो फिशन रिएक्शन क्या कहता है आपको कि आपके पास एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है और आपने उसको फेंका है यूरेनियम के ऊपर 92 235। तो ये यूरेनियम जो है ये टूट के दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन्स। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फिशन रिएक्शन। और ये हमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। अगर मैं इसकी एनर्जी की वैल्यू लिखूं तो एक फिशन रिएक्शन जो है वो हमें ऑलमोस्ट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता है। ठीक है, यानी न्यूक्लियस के स्प्लिट करने से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी हम हासिल करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फिशन रिएक्शन। ओके, तो इसमें क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि हैवी न्यूक्लियाई या स्मॉल न्यूक्लियाई, इसमें क्या होता है कि स्मॉल न्यूक्लियाई हैवी न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म इसमें जो है वो लाइटर न्यूक्लियाई जो है कंबाइन होते हैं और हैवी न्यूक्लियाई जो है वो फॉर्म करते हैं। ये भी हमारे पास एक किस्म का रिएक्शन है। जो सूरज है या सन है उसके ऊपर जो हमारे पास रिएक्शंस हो रहे हैं वो रिएक्शन जो है वो बेसिकली फ्यूजन और फिशन रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये हमारे पास दो डिफरेंट रिएक्शंस हैं। अब इसका जो रिएक्शन है वो इसको कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है। ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल जो है ये आपकी असाइनमेंट आपने देखना है किस तरह से होता है कि किस तरह से दो प्रोटॉन आपस में मिलते हैं तो वो ड्यूट्रियम बनाते हैं। फिर ड्यूट्रियम अगेन एक प्रोटॉन के साथ मिलता है तो वो ट्रीटियम बनाता है, फिर एक अल्फा पार्टिकल बनाता है। ठीक है, 2He3। तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो हीलियम बनाता है और वो हीलियम जो है वो 2 4 होता है। ठीक है, 2 इसका प्रोटॉन नंबर होता है और 4 इसका मास नंबर होता है और साथ कुछ आपके पास एनर्जी मिलती है। तो ये इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ओके, तो ये दो मेजर रिएक्शंस होते हैं। ओके, तो ये हमने रिवाइज कर लिया है मेजर टॉपिक्स को। अब हम मूव करते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। ओके, पहला हमारे पास एमसीक्यूज है, हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस एंड प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। जी, इनमें से कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने जो था वो एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था? यस, खिजर मसीरा, जे थॉम्सन। आप ज़रा सोच लें इस बारे में। न्यूक्लियर मॉडल की बात हो रही है। यस, रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन को गौर से देखना है कि एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? जे थॉम्सन ने तो हमारे पास एक मतलब एटम का स्ट्रक्चर उसने दिया था हमें, लेकिन एटॉमिक न्यूक्लियस को अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। फाइन, ओके, आगे चलते हैं। यस, इन रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट व्हाट ऑब्जर्वेशन लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस? यस, किस ऑब्जर्वेशन ने, जो एक्सपेरिमेंट में कौन सी ऑब्जर्वेशन थी जिसने हमें यह बताया है कि एक हैवीली पॉजिटिवली चार्ज जो ऑब्जेक्ट है वो एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है? यस, सी, अल्फा पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स की जो डिफ्लेक्शन थी उसने इसको कंफर्म किया कि यहाँ पे कोई पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट मौजूद है, जिसको हमने बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया। ओके, विच टाइप ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर? जी, हमारे पास 3 तरह की होती है। मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम आयनाइजिंग पावर की बात करते हैं, आयनाइजिंग पावर, तो सबसे ज़्यादा होती है अल्फ़ा की
देन बीटा एंड देन गैमा। ओके, अगर हम बात करते हैं पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है कि आर पार हो जाना किसी भी ऑब्जेक्ट के, ठीक है। पेनिट्रेटिंग में सबसे ज़्यादा गैमा, देन बीटा और देन अल्फा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि किसकी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होगी, अल्फा पार्टिकल्स। वेरी गुड सुहेल नज़ीर, ठीक है। मसीरा वेरी गुड, खिजर वेरी गुड, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको आपने याद रखना है कि जब पेनिट्रेटिंग पावर का पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा गैमा रेस, और अगर आयनाइजिंग का पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स, फिर देन बीटा एंड देन गैमा, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। यस, मैंने अभी बताया कि बीटा पार्टिकल जो हैं वो क्या होते हैं। यस मसीरा वेरी गुड, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और पॉजिट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पॉजिट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन का एंटायर पार्टिकल होता है, E+1, ठीक है। दिस इज नॉट अ प्रोटॉन, दिस इज अ पॉजिट्रॉन, एन एंटायर पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड गैमा रेज, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम गैमा रेज को भेजते हैं तो क्या वो डिफ्लेक्ट होती हैं। यस, पास स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शन। वेरी गुड खिजर, कि गैमा रेज जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन्स जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, इनमें किसी किस्म का चार्ज नहीं होता। अगर चार्ज, वेरी गुड मसीरा, अगर चार्ज नहीं होगा इसका मतलब है कि ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। ओके, हाफ लाइफ, यस, हाफ लाइफ क्या होती है मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि हाफ लाइफ, अब एक जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है हमें नहीं पता, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और ये किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब कि आप टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेस, टाइम, ह्यूमिडिटी, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर को चेंज करें तब रेडियो एक्टिविटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि रेडियो एक्टिविटी अपनी मर्ज़ी से होगी, मतलब रेडिएशंस एमिट होनी होंगी तो अभी हो जाएंगी, नहीं होंगी तो 100 साल तक नहीं होंगी। तो इस वजह से रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और ये किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता। तो हम ये डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि ये कब पूरे का पूरा जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशन में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाफ लाइफ डिफ़ाइन करते हैं। हाफ लाइफ ये होती है कि वो टाइम जिसमें एक कंप्लीट न्यूक्लियस जो है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है, वो अपने हाफ एटम्स को डिके कर देता है, ठीक है। आई रिपीट, हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड है जिसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो अपने हाफ एटम्स को क्या कर देता है, डिके कर देता है और हाफ एटम पीछे बच जाते हैं, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन, यस, तो ना मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर इज़ एन एक्सटर्नल फैक्टर, इस पर डिपेंड नहीं करती। उसके बाद ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ह्यूमिडिटी भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। वेरी गुड खिजर एंड मसीरा। तो नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, तो जो हाफ लाइफ होती है वो हर न्यूक्लियस की क्या होती है, डिफरेंट होती है, यानी कि वो एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इन अल्फा डिके द मास नंबर ऑफ अ डॉटर न्यूक्लियस। यस, हमारे पास अगर कोई भी न्यूक्लियस है और उसका जो है जो मास नंबर होता है प्रोटॉन नंबर Z और मास नंबर होता है A, जब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एक डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा। तो मैं लिख देता हूँ पहले He2 4, तो प्रोटॉन नंबर जो है उसमें से 2 प्रोटॉन निकल जाएंगे और A में से क्या होगा, -4, यानी 4 न्यूक्लियॉन्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपने देखना है कि उसने क्या कहा है कि इन अल्फा टिके द मास नंबर, अब ये वाला मास नंबर होता है, यस, मास नंबर ऑफ अ डॉटर न्यूक्लियस, यस, क्या होगा कि डिक्रीज बाय 4 हो जाएगा। माइनस का मतलब है डिक्रीज, सो डिक्रीज बाय 4 मतलब कि डॉटर न्यूक्लियाई के पास 4 न्यूक्लियॉन्स पेरेंट न्यूक्लियाई की निस्बत क्या होंगे, कम होंगे। वेरी गुड खिजर एंड मसीरा, ये क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। 8 है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ हैवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। यस, किसी चीज़ का फिशन का मतलब ही टूटना होता है, फिशन का मतलब होता है टूटना,
यस, वेरी गुड सुहेल नज़ीर। ओके, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हैवी न्यूक्लियस टूटता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिशन। ओके ओके, वेरी गुड खिज़र, मसीरा एंड सुहेल नज़ीर। आगे चलते हैं। द रेडिएशन रिक्वायर्स थिक लेड और कंक्रीट फॉर इफेक्टिव शील्डिंग। यस, इनमें से कौन सी रेडिएशन जो है उसके लिए हमें ज़्यादा मतलब कि मोटी मोटी दीवारें चाहिए होती हैं? यस, ऑब्वियसली जिसके लिए हमें मोटी दीवार चाहिए इसका मतलब उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है। तो इनमें से पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज़्यादा है? एग्जैक्टली खिज़र, मसीरा एंड सुहेल, गैमा रेस। गैमा रेस की पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो शील्ड करना होता है इसको किसी भी बॉक्स में या किसी भी कमरे में जो है वो महफूज करना, मतलब वहाँ से रेडिएशन बाहर ना जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तो कोई अच्छी फैसिलिटी है एक्सरे की, तो आप ये बात नोट करेंगे कि जो एक्सरे वाला रूम है उसकी जो कंक्रीट वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिक रखी जाती हैं, ताकि वहाँ से रेडिएशन जो है वो बाहर इस्केप करके डिफरेंट लोगों को रेडिएशन सिकनेस काज ना करे। ठीक है। Yes. In the proton-proton cycle of fusion, what is the final product formed? Yes. तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम हीलियम 2-3 यानी कि हीलियम 2-3 प्लस हीलियम 2-3 को रिएक्ट करवाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस 2-4 बनता है और प्लस हमारे पास क्या आती है? एनर्जी। ठीक है, और साथ एक प्रोटॉन भी बनता है। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख लें, प्रोटॉन भी बनता है ऐसे। ठीक है, या 1-2 होता है, यस, इस तरह करके होता है। ओके, तो आपने देखा कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है? हीलियम पार्टिकल। तो हीलियम न्यूक्लियस हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में। ठीक है, वेरी गुड मसीरा। अच्छा, यहाँ से आपने एक और बात याद रखनी है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ये भी आपकी असाइनमेंट है, आपने देखना जाके कि एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में कितने प्रोटॉन जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे हमारी आउटपुट ये आती है। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ 3, 4, 5 या 6। तो अगर जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने प्रोटॉन जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इन प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। मसीरा, क्वेश्चन ये है कि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में कितने प्रोटॉन पार्टिसिपेट करते हैं एज अ रिएक्टेंट, जिससे हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस जो है वो प्रोडक्ट बनता है। तो आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं। ठीक है, कितने होते हैं? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, गिव एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है वो यूरेनियम पे थ्रो करते हैं तो जब ये इसको अब्जॉर्ब कर लेता है तो ये स्प्लिट अप हो जाता है बेरियम और क्रिप्टॉन में, और इसके साथ हमारे पास 3 न्यूट्रॉन बनते हैं और प्लस खिज़र 4 नहीं है, 4 नहीं है। ठीक है, ओके, तो 3 न्यूट्रॉन और साथ हमें एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी कितनी होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। What is the proton-proton cycle in nuclear fission? Yes, a proton-proton cycle is a fusion process that occurs in the sun and stars. In step 1, 2 protons fuse to form deuterium. In step 2, a proton fuses with deuterium to form helium-3. अब ज़रा यहाँ पे गौर करें आप कि 2 प्रोटॉन ये हो गए, ठीक है, और 1 प्रोटॉन ये होगा, कितने हो गए? 3 प्रोटॉन ने मिलकर हीलियम-3 बनाया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इन स्टेप 3, 2 हीलियम-3, मतलब कि हमें 2 हीलियम-3 चाहिए थे। तो मतलब अगर 3 प्रोटॉन जो हैं, अगर 3 प्रोटॉन मिल के 1 हीलियम-3 बना रहे हैं तो हमें तो 2 हीलियम-3 चाहिए, तो बाकी हमें कितने प्रोटॉन चाहिए? 3 और चाहिए। तो 3 और प्रोटॉन मिलके हीलियम-3 मिलाते हैं, तो दोनों हीलियम-3 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि फिर हीलियम-4 बनता है। तो इसका मतलब है 3 प्रोटॉन ये और 3 ये, टोटल कितने हो गए? 6। ठीक है, अब आपको आंसर मिल गया इसका कि 6 प्रोटॉन जो हैं वो जब मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो फिर हमारे पास जो है वो हीलियम-4 बनता है। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं था, अदरवाइज मैं आपको ये प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल जो है वो बना के देता, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं बुक्स से खुद ही। ओके, डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यस, हाफ लाइफ क्या होती है? मैंने अभी आपको डिटेल से समझाया है कि हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है वो अपने हाफ एटम्स को क्या करता है? डिके कर देता है।
हाफ एटम्स को डिके कर देता है, तो उस क्योंकि जो हाफ लाइफ होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं कर रही होती, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। व्हाट आर द मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट? यस, तो मैंने आपको बताया कि जिस तरह ऑब्जर्व किया हैंस गीगर ने कि अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो न्यूक्लियस से टकरा के जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दरमियान में वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ एग्ज़ाम में हाफ लाइफ का न्यूमेरिकल आ सकता है, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। तो आपने जब भी कोई टॉपिक अंडरस्टैंड करना है तो अंडरस्टैंड करते ही साथ उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्रैश कोर्स है, तो हमारे पास इतना टाइम 30 या 35 मिनट की क्लास होती है। फार्मूला गिवन होंगे, यस खिजर फार्मूला जो है वो गिवन होंगे, लेकिन जो बहुत मतलब कि जनरल फार्मूलाज हैं वो शायद ना हो, जो डिफ़िकल्ट फार्मूलाज हों वो शायद वो आपको दे दें। प्री बोर्ड में नहीं थे लेकिन फेडरल बोर्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है, फेडरल बोर्ड प्रोवाइड करता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को कि आप हमेशा फार्मूले खुद याद करके जाएं। हो सकता है कि वो आपको एक फार्मूला दे दे जो कि डिफ़िकल्ट फार्मूला, लेकिन एक इजी सा फार्मूला हो जो वो ना दे और वो ये समझ रहा हो कि आपको ये आता होगा और आप वो भी छोड़ दें, तो वो मुनासिब नहीं है। तो आप कोशिश किया करें कि आप हर चैप्टर की अलहदा से फार्मूला शीट बना लिया करें कि इस चैप्टर में इतने फार्मूलाज हैं और उसको 2 से 3 दफ़ा अगर आप लिख लें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको भूलेगा। और दूसरा, हर फार्मूले की डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। हो सकता है कि पेपर में आपको वो एग्जैक्ट फार्मूला भूल जाए, लेकिन आप फटाफट वहाँ पे रफ शीट पे उसको डराइव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ड्यूरिंग अल्फा एंड बीटा डिके? यस, जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, देखें कुछ फैक्टर्स होते हैं या इंडिकेटर्स होते हैं जो किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं, जिनमें से एक होता है बाइंडिंग एनर्जी, बहरहाल बाइंडिंग एनर्जी, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। तो जिसकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ज़्यादा होती है, ग्रेटर दैन 1 होती है, वो स्टेबल होता है, जिसकी कम होती है वो अनस्टेबल होता है। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो उसकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है उस न्यूक्लियस की क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। और इन बीटा डिके एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन बाहर निकलता है, प्रोटॉन बीटा +1 में निकलता है और न्यूट्रॉन बीटा -1 में निकलता है। तो ये रिस्पेक्टिवली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं और साथ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि उनकी जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है वो क्या होती है, चेंज होती है, और जिसकी वजह से वो मज़ीद स्टेबल जो है वो हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन डिटेल। यस, आपने रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है अल्फा स्कैटरिंग का, उसको डिटेल से बताना है। और दूसरा, आपने इसकी डायग्राम लाजमी बनानी है, जो इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप की डायग्राम है वो आपने लाजमी बनानी है। और उसके साथ साथ आपने ऑब्जर्वेशंस, जो इसकी 3 से 4 ऑब्जर्वेशन है वो भी आपने बतानी है, और साथ उसकी कंक्लूजन्स भी आपने बतानी है कि किस तरह से उसने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम जो है उसको डिस्कवर किया। और साथ आपने ये बताना है कि ये जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल से डिफरेंट कैसे है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव एमिशंस। जी, मैंने आपको बताया कि 3 तरह की एमिशंस होती हैं, नंबर 1 अल्फा, नंबर 2 बीटा एंड नंबर 3 गैमा। तो ये 3 एमिशंस जो हैं विद जनरल फार्मूला या जनरल रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। एक जनरल रिएक्शन बताना है आपने और साथ एक एग्जाम्पल बतानी है, एग्जाम्पल का रिएक्शन बताना है, ठीक है। कंपेयर दर प्रॉपर्टीज़, आपने उनकी प्रॉपर्टीज़ कंपेयर करनी है कि अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर चार्ज +2e होता है, इसी तरह से आपके पास जो बीटा पार्टिकल है उसका जो है वो चार्ज -1 या +1 होता है, और गैमा का जो है वो कोई चार्ज नहीं होता, वो भी आपने बताना है। साथ पेनिट्रेटिंग पावर मैंने आपको बता दी है MCQs में, आयनाइजिंग एबिलिटी बता दी है, और साथ ये बताना है कि अल्फ़ा और बीटा डिके से क्या न्यूक्लियर इक्वेशन किस तरह से बैलेंस होती हैं। तो ये सारे का सारा था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो हम अगर इस सेशन को जब आप रिकॉर्ड कर लें तो उसके बाद, ठीक है, अच्छा फिर बातचीत कर लेंगे बच्चों से। तो आज हमने जो है वो अपना क्रैश कोर्स कंक्लूड कर दिया है। आई होप सो कि आपने इस क्रैश कोर्स को एंजॉय किया होगा, और मैक्सिमम हमने कोशिश की है कि आपको चीज़ों को समझाया जा सके। आई होप सो कि ये अच्छा रहा होगा। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा यूट्यूब चैनल पर जाके इस क्रैश कोर्स के बारे में, और इसका जो लिंक है वो अपने फेलोज़ या फिर अपने जो पीयर्स हैं उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।